नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस कक्षा में। आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं और लगभग हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और अंत के पाठ हम पढ़ रहे हैं और अ, बहुत ही गंभीरता से हम सब पढ़ रहे हैं। और बच्चों, इस बीच हम लोगों ने 2 छोटे टेस्ट और एक पूरी परीक्षा, अर्धवार्षिक की परीक्षा दे दी है। और आप सब जो इस समय की जो स्थिति है उसमें जो बेहतर तरीका हो सकता है परीक्षा लेने का, वो आप लोगों ने समझ लिया है, देख लिया है। और आप सबकी एक दृष्टि बनी होगी कि अगर इस तरह की परीक्षा ली जाती है तो किस तरह से पर्चे आएंगे, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, या मैं जैसा समझता हूँ, कि सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है कि सीबीएसई का ये मानना है कि बच्चों के मूल्यांकन की अब तक जो पद्धति चली आ रही है, परीक्षा लेने की जो पद्धति चली आ रही है, वो सबसे बेहतर है। और मुझे लगता है कि आपकी परीक्षाएं लिखित ही होंगी। इसलिए यह मानते हुए कि हमें पारंपरिक ढंग से जिस तरह की हम परीक्षा देते हैं उसी तरह से इस बार भी परीक्षा देना होगा। आप पूरी गंभीरता से तैयारी करिए। बिल्कुल आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि गूगल मीट से परीक्षा होगी और जिस तरह से आप पहले गूगल फॉर्म्स में परीक्षा दे चुके हैं उस तरह की परीक्षा होगी और किसी भी तरह से हम सब देख के या समझ के या किसी भी तरह से परीक्षा दे लेंगे, इस तरह के भुलावे में कभी मत रहिएगा। पूरी तरह से तैयारी करिए। और ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, उन्हें तो विशेष तौर पर मेरी सलाह है कि खूब गंभीरता से पढ़ें, अभी से पढ़ें। आप ये समझ लीजिए कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके फिर सुबह तक, ये सारा समय आपका है। अभी इस समय जब स्कूल बंद हैं तो आप पर कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं है। आप हमेशा से घर में रह रहे हैं। खूब पढ़िए और जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़िए। आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो हैं, अच्छे अच्छे शिक्षकों की कक्षाएं हैं। YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्कूल की जो ऑनलाइन लगातार पढ़ाई हो रही है पूरी गंभीरता के साथ, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने के लिए पूरी सामग्री उपलब्ध है। ये कहना कि स्कूल बंद है और पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है, मुझे लगता है कि आज के इस ऑनलाइन दौर में ऐसी बात कहना जायज़ नहीं है। इसलिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए। सुबह जल्दी उठिए। आप स्कूल जाया करते थे तो 7 बजे, 7:30 बजे तक हमारी असेंबली हो जाया करती थी। तो आप बिल्कुल ये मानिए कि आपको 7, 7:30 बजे तक तैयार होकर के और अपने पढ़ने के टेबल पे पहुंच जाना है। और आप जब स्कूल से आपको पढ़ाया जाता है तो 45 मिनट, बड़ी कक्षाएं जो हैं वो 45 मिनट की होती हैं, फिर 45 मिनट का गैप होता है, फिर 45 मिनट और फिर 45 मिनट का गैप होता है। तो आप ये देखिए कि कितना आराम है और कितनी सहजता है पढ़ने में। स्कूलों में लगातार पीरियड होते थे, 3 पीरियड के बाद एक 20 मिनट का ब्रेक होता था, फिर 3 पीरियड हुआ करते थे लगातार, फिर 10 मिनट का ब्रेक हुआ करता था, फिर 2 पीरियड होते थे लगातार। तो उसकी तुलना में तो अभी आपको बेहद आराम है, बहुत आराम है। एक 45 मिनट का पीरियड आप पढ़ते हैं, फिर 45 मिनट। मैं खुद देखता हूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं, कभी इधर कभी उधर घूम घूम के, इधर उधर बैठ बैठ के अपना समय बिताते हैं। ये बहुत ही बर्दाश्त न करने वाली बात है। आप अपना समय खराब कर रहे हैं। जैसे ही एक पीरियड खत्म होता है तो बाकी के जो 45 मिनट हैं उसमें आप 5 मिनट का समय फिर से तरोताजा होने के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 40 मिनट हैं उसमें आप जो इस कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में पढ़े हैं, उसे फिर से दोहरा लीजिए। या उस जैसे गणित की कक्षा है तो गणित में सवाल समझाया गया है तो बाकी के जो 45 मिनट आपके पास हैं उसमें कुछ और 1-2 सवालों को लगा लीजिए। या फिर आप चाहें तो जो अगली परीक्षा, जो अगला पीरियड है, जैसे
मान लीजिए कि विज्ञान का पीरियड है तो उसकी तैयारी कर लीजिए, उसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है उसे एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो 45 मिनट मिलता है उसमें आप चाहें तो जो विज्ञान के पीरियड में पढ़े हैं उसे दोबारा दोहरा सकते हैं। आप ये मत समझिए कि आपको 45 मिनट घूमने के लिए दे दिया गया है। मैं देख रहा हूं, मैं अक्सर देख रहा हूं कि ऐसा ही हो रहा है। बच्चे जैसे ही पहला पीरियड खत्म हुआ, पीरियड खत्म हो गया, हाँ हो गया, उसके बाद फिर आप इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे कभी सोफे पे बैठ जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी घर में ही इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, कुछ तो सो जाते हैं। बहुत ही खराब बात है, बहुत ही गलत बात है। और अब तो समय भी नहीं रहा बच्चों। देखिए नवंबर में भी पहला सप्ताह बीत गया, दिसंबर और जनवरी के अंत में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और फिर आपका जो अगला यूनिट टेस्ट है वो भी महीने के अंतिम में शुरू हो जाएगा। तो समय नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पर्याप्त समय है तो आप समझिए कि समय नहीं है। समय का सदुपयोग करिए, ये हाथ से निकल जाएगा तो फिर दोबारा आएगा नहीं। और एक और बात है, यदि आप ये समझ लिए हैं कि पढ़ लिख के क्या करना है, कितना पढ़ा जाए, हो गया जितना पढ़ रहे हैं ठीक है, तब तो भाई देखिए मेरी बातों का कोई असर आप पर नहीं होगा। यदि आप ये तय कर चुके हैं कि मुझे सामान्य ढंग से पास हो जाना है, अरे हो गया चलो देखते हैं पास हो जाएंगे, तो आपके लिए मेरी ये बात नहीं है। आप बिल्कुल मेरी बात मत सुनिए। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि पढ़ लिख करके मुझे पढ़ाई और आगे बढ़ना है और आगे जा करके एक अच्छा करियर बनाना है, अलग अलग तरह की परीक्षाएं देनी है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो उन बच्चों को मेरी सलाह है कि आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। समय का सदुपयोग करिए, खूब पढ़िए। जो बीच बीच का 40-40 मिनट का समय आप खराब कर रहे हैं उसको मत करिए। 1:15 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, उसके बाद आप 1 घंटे का आराम करके 2-2:15 बजे 2:30 बजे से आप फिर पढ़िए, तो शाम के 6 बजे तक पढ़िए, 5 बजे तक पढ़िए, फिर 5 से 6, 7, 1-2 घंटे खेल के फिर पढ़िए तो रात के 10 बजे तक पढ़िए। इतना पढ़ेंगे आप तो दुनिया में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। और मैं ये जो बातचीत कर रहा हूं उसे गंभीरता से लीजिए और खूब गंभीरता से पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज की जो कक्षा है उसमें आप सभी को मालूम ही है कि हमने कन्यादान कविता पढ़ी, बहुत ही मार्मिक कविता है और उसका अर्थ भी हमने समझ लिया। तो आप ऐसा करें कि एक बार वो जो मैंने अर्थ आपको समझाया है, जो व्याख्या की है, उसे आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। लिखने से अभ्यास होता है, मैंने बार बार कहा है आपको, ठीक है? तो उसका आप अभ्यास करिए, लिख करके अभ्यास करिए, जरूर लिखिए। प्रश्न उत्तर आज हम देखेंगे। आज की जो कक्षा है इसमें हम एक एक प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, एक एक प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। प्रश्नोत्तर भी लिखिए। देखिए, आप हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकते, लैंग्वेज की उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको 10वीं में अच्छा नंबर पाना है तो आपको हिंदी में भी अच्छा नंबर पाना होगा। अगर आप 95% से ऊपर नंबर पाना चाहते हैं तो हिंदी में भी पाना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी भी विषय को कम गंभीरता से मत लीजिए। तो खूब लिखने का अभ्यास करिए, खूब लिखिए। लिखने से अभ्यास होता है। मात्राओं पर ध्यान दीजिए और हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। अच्छी खूबसूरत लिखावट होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आपका समग्र विकास होगा, जब आप अच्छा लिखेंगे, खूबसूरत लिखावट होगी, भाषा अच्छी होगी, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। और जो आप चाहते हैं कि मैं बहुत अव्वल आऊँ, है ना, बहुत टॉप करूँ, 95% से मेरा नंबर ऊपर आए, तो आपको हर विषय को गंभीरता से लेना होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ऋतुराज कन्यादान इस पाठ का प्रश्नोत्तर। अर्थ तो आप सब समझ ही लिए होंगे और प्रश्नोत्तर इतना आसान है कि अगर आपने व्याख्या को गंभीरता से समझा होगा तो प्रश्नों का उत्तर देने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। किताबें आप खोल लीजिए, आप किताब रख लीजिए सामने। आप चाहें तो एक कागज और कलम लेकर के भी बैठिए और
मोबाइल को अपने कहीं टिका दीजिए ताकि बस आवाज आती रहे और आप एक कागज और कलम लेकर बैठिए, मुख्य मुख्य बातों को नोट करते चलिए और फिर आप उससे अपना प्रश्नोत्तर बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, उस पर बात करते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना मत, क्यों कहा होगा माँ ने? यहां पर लड़की जैसी दिखने का क्या अर्थ है, इसे पहले आप समझ लीजिए फिर से। लड़की जैसी दिखना मत का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम लड़कियों वाले कपड़े मत पहनना, चोटी मत रखना, या लड़कियों एक जो लड़कियों के भीतर जो एक लड़कीपन होता है वैसा मत दिखना, मर्दों की तरह मूंछ रख लेना, दाढ़ी रख लेना, ऐसा कहने का बात नहीं है ना। लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखने का तात्पर्य यह है कि लड़कीपन में जो एक कमजोरी का एहसास छिपा हुआ है वो मत अपनाना। कवि के कहने का यह तात्पर्य है। अब आप इस प्रश्न को फिर से सुनिए, देखिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। देखिए, मैं जो समझता हूं माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा, हमारे विचार से माँ ने अपनी बच्ची से यह कहा कि बेटी तुम लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। इसके दो भाग हैं, पहला ये कि लड़की होना और दूसरा कि लड़की जैसी मत दिखना। इन दोनों ही स्थितियों पर हम बातचीत करें तो लड़की होने का मतलब और लड़की जैसे न दिखने का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। जो लड़की है वह तो लड़की है ही है, उसके भीतर एक लड़कीपन है, उसके भीतर कोमलता है, वो दूसरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है ना। लड़कियों के भीतर लड़कीपन की जो एक आदत होती है वो भी उसके भीतर है। लेकिन इसके बाद भी कवि कह रहे हैं कि लड़की जैसी दिखना मत। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि कवि कहते हैं कि लड़की होने के एहसास में जो एक कमजोरी का भाव छिपा होता है वह तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। और माँ के माध्यम से वो अपनी बेटी को यही सीख दिलाते हैं। माँ कहती है कि बेटी लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना। इसका तात्पर्य यह है कि माँ बेटी से कहती है कि लड़की होना बुरी बात नहीं है, लड़की होना बहुत अच्छी बात है। लड़कियां संवेदनशील होती हैं, सहयोगी होती हैं, हर काम को ठीक ढंग से करने वाली होती हैं, बेहद समझदार होती हैं, सहनशील होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके भीतर जो लड़कीपन के एहसास के कारण एक सहज कमजोरी होती है, माँ उसी कमजोरी को अपनाने से मना करती है। माँ कहती है कि वही कमजोरी जो तुम्हारे भीतर लड़कीपन के एहसास की कमजोरी है वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भीतर दब्बूपन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे भीतर बात बात में रोने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बात बात में अपने आप को हीन समझने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, बात बात में सहयोग खोजने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। अत्याचार को सहने की जो क्षमता होती है, महिलाएं बहुत ज्यादा अत्याचार सह लिया करती हैं, वो तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? तुम्हें विरोध करना आना चाहिए, तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होना आना चाहिए, तुम्हें अपनी आवाज बुलंद करने आना चाहिए। सहयोग मांगने से पहले तुम सोचो कि ये सहयोग जरूरी है कि नहीं, मैं खुद इसे क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये सारी बातें तुम्हारे भीतर दिखनी चाहिए। वास्तव में माँ ये समझाना चाहती है। माँ कहती है कि कमजोर मत पड़ो। वास्तव में माँ यही कहना चाहती है, क्योंकि माँ जानती है कि बेटी ससुराल जा रही है और वहां जाकर उसे ढेर सारी नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन नई परिस्थितियों में एक कमजोर बेटी, कमजोर मानसिक स्थिति और कमजोर इरादों वाली बच्ची टिक नहीं पाएगी। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होने में कोई बुराई नहीं है, लड़कीपन में कोई बुराई नहीं है, भावुक होना बुरा नहीं है, संवेदनशील होना बुरा नहीं है, किसी का सहयोग करना बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा समझदार होना बुरा नहीं है। लेकिन दुख सहना,
बुरा है। अत्याचार सहना बुरा है। चुप रहना बुरा है। छुप छुप कर रोना बुरा है। अत्याचार का विरोध न करना बुरा है। अपनी बात डंके की चोट पे न रखना बुरा है। इसलिए मां कहती है कि मजबूत बनो, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस अपने भीतर जगाओ। मां यही कहना चाहती है। तो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसके पीछे मां का यही संदेश छिपा हुआ है। इसलिए मां अपनी बेटी को मजबूत बनने की सीख देती है, दृढ़ इरादों वाली बनने की सीख देती है, अत्याचार न सहने की सीख देती है। इसलिए कहती है कि बेटी, लड़की होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब दीनहीन मत दिखना। यही सीख है, यही सीख मां अपनी बेटी को देती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने काफी विस्तार से व्याख्या की है। आप चाहें तो इसमें से मुख्य मुख्य बातें, जैसा कि आप नोट कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको दृढ़ चरित्र की बात की, अत्याचार न सहने की बात की, मैंने कहा कि आप अपनी बातों को बहुत दृढ़ता से रखिए, है ना। लड़की होने में बुराई नहीं है। लड़कियां बहुत सहनशील होती हैं, भावुक होती हैं, सहयोगी होती हैं, दयालु होती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा होना, लड़की होना, पर लड़कीपन दिखाई न दे तुम्हारे भीतर, डरा हुआ चेहरा न दिखाई दे तुम्हारा, है ना, रोनी सूरत न दिखाई दे तुम्हारी, अत्याचार को सहने के लिए तैयार मत होना, है ना। और ये भी कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इन तमाम सीखों पर गौर करिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इन छोटी छोटी बातों को आपने लिख लिया होगा। यही सब वाक्य जो है ना, आपके उत्तर को बहुत अच्छा बना देंगे, आपके उत्तर का स्तर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति पर हम काफी बातचीत कर चुके हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पर आधारित दो सवाल हैं। पहला सवाल है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और दूसरा सवाल है कि मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से लड़कियों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक यह समझाया गया है कि नई परिस्थितियों में जब विदाई के बाद आप जाया करती हैं, जब आपकी विदाई होती है और आप ससुराल में जाती हैं, तो वहां के वातावरण से आप अनजान होते हैं। वहां के लोग अगर अच्छे हों तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां के लोग अगर महिलाओं के प्रति संवेदनशील और दयालु नहीं होते हैं तो बहुओं को बहुत विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चों, इसी समाज में हमें यह देखने के लिए मिला है कि बहुओं के साथ इस तरह की गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें आग से जलकर बहुएं मर जाती हैं। तो मां ने इन परिस्थितियों को बहुत गंभीरता से समझा है, इसलिए वो बेटी को सचेत करती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और इसी गंभीर स्थिति की ओर मां अपनी बेटी का ध्यान दिलाना चाहती है। तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे, जैसा ये लिखा गया कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे समझिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि समाज में महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति की ओर संकेत करते हैं, असहाय स्थिति की ओर संकेत करते हैं। लिख लीजिए,
बहुत ही दयनीय स्थिति की ओर संकेत करते हैं, असहाय स्थिति की ओर संकेत करते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि ससुराल में अगर ससुराल के लोग अच्छे हैं, मानवीय हैं, दयालु हैं, तो बहुओं को अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि ससुराल के लोग अमानवीय हैं, असंवेदनशील हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो महिलाओं को बहुत विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। ऐसी भी घटनाएं आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि रोटी बनाते समय बहू के आंचल में आग लग गई और बहू जो है भोजन बनाने वाले कमरे में आग से झुलस कर मर गई। तो जब आप उसकी हकीकत की पड़ताल करिएगा, सच्चाई की पड़ताल करिएगा, तो पता चलेगा कि यह एक हादसा नहीं था, यह जानबूझकर किया गया कृत्य था। अभी तो मामले में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कुछ सालों पहले तक लोग बहुओं को आमतौर पर जलाकर मार दिया करते थे। आए दिन यह घटनाएं सुनने को मिला करती थी कि फला घर में बहू ने अग्नि स्नान कर लिया। बहू ने अग्नि स्नान नहीं किया, बहू को अग्नि स्नान करा दिया गया। आए दिन लोग जेलों में भी गए जिन लोगों ने बहुओं के साथ ऐसा किया। तो बेटी तो मर गई। तो इस पंक्ति के माध्यम से कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, कवि बहुत ही गंभीर सामाजिक परिस्थिति की ओर संकेत करता है। कवि कहता है कि हमेशा आग से सावधान रहो। अगर ससुराल अच्छा है तो ठीक बात है, अगर ससुराल के लोग संवेदनशील नहीं हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो हमेशा सजग रहो, नहीं तो कभी भी किसी भी अप्रिय घटना के घटने का अंदेशा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे कवि संकेत कर रहे हैं कि ससुराल में महिलाओं को जलाकर मार दिया जाता है। इस घटना की ओर संकेत कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में कि आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि ससुराल में अनहोनी घटना घट गई। खाना बनाते समय बहू के आंचल में आग लग गया और बहू जो है जलकर मर गई। वास्तव में जब घटना की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो यह पता चलेगा कि बहू मरी नहीं है, बहू को मारा गया है। तो इसी घटना की ओर कवि जो है वो संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? अब वही बात है कि मां जो है वो बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझती है क्योंकि बेटी जो है वो बहुत ही भोली भाली है। बेटी जो है वो सुखों को पहचानती है, लेकिन दुख बांचना उसे नहीं आता, दुख बताना उसे नहीं आता। बहुत ही भोली भाली है, सपनों में खोई रहने वाली है, उसे जमाने की हकीकत नहीं मालूम है। वह तो अपने ससुराल की जो कल्पना कर रही है वो किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन हकीकत जो है, वास्तविकता जो है वो उसकी मां जानती है। इसलिए मां अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझती है। न सिर्फ सचेत करती है बल्कि उसे समझाती है कि देखो ससुराल ऐसा 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 हुआ करता है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि मां अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझती है क्योंकि मां बहुत ही समझदार है, उसके पास अनुभव का एक बड़ा खजाना है। मां दुनिया की सच्चाई को जानती है और मां ये भी जानती है कि उनकी बेटी बहुत ही नादान है, नासमझ है, कच्ची उम्र की है, सयानी नहीं है, दुनिया की समझ उसे नहीं है, उसके लिए ससुराल किसी जन्नत से कम नहीं है, जबकि हकीकत और सच्चाई में मामला कुछ और होता है। इसलिए मां ससुराल और तमाम समाज की हकीकत को अपनी बेटी को समझाना चाहती है, बताना चाहती है। इसलिए मां अपने बेटी को सचेत करना जरूरी समझती है। ठीक, क्योंकि बेटी पहले से ये जानती रहे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए वहां जाकर वो सजग रहे, है ना, संभल कर रहे, उसके साथ किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए। इसलिए मां अपनी बेटी को समझा देना जरूरी समझती है। ठीक है, अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैंने काफी देर तक इस पंक्ति को आपको समझाया था।
एक एक छोटे से छोटे बात पर मैंने आपसे चर्चा की थी। देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस पंक्ति को पढ़कर एक बच्ची, एक लड़की की छवि आपके दिमाग में क्या बन रही है उसे लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, इसका अर्थ क्या होता है? पाठिका मतलब होता है पढ़ने वाली। तो वह पढ़ने वाली थी। क्या पढ़ने वाली थी? धुंधले प्रकाश को। मतलब उसके सामने कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वह अंदाज लगाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब कि तुक और लयबद्ध होना। कोई चीज अगर लयबद्ध है मतलब अच्छी है, कोई चीज अगर तुक में है मतलब सिस्टमैटिक है ना। कोई चीज अगर तुकों में है इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से व्यवस्थित है। तुक में होने का मतलब क्या है? व्यवस्थित होना। और लय में होने का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा होना, है ना। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वह जो बेटी है वह किसी अनिश्चित सी चीज में हमेशा खोई रहती है। उसके लिए दुनिया हमेशा व्यवस्थित है और लयबद्ध है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। तो वह कैसी बच्ची होगी? वह एक नादान बच्ची होगी जिसे दुनिया की समझ नहीं है। वह सुखद भविष्य की कल्पना में खोई रहने वाली बच्ची है, जिसके लिए दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसके लिए उसका आने वाला ससुराल बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए उसका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, जिसमें उसका पति किसी राजकुमार से कम नहीं है और उसके सास ससुर किसी राजा और रानी से कम नहीं है। उसका जो ससुराल है वह किसी राजमहल से कम नहीं है और उसका जो संपूर्ण सपना है वह फूलों की वादियों में है। वह एक ऐसी बच्ची है जो हकीकत से बिल्कुल दूर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें वह बच्ची कैसी है? प्रश्न यही है कि इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दशः कीजिए। तो देखिए आप कैसा लिखिएगा। पहले तो आप इन दोनों पंक्तियों को लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसके बाद नीचे से लिखना शुरू करिए कि उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि हमें दिखाई दे रही है उससे हमें ऐसा लगता है कि यह जो लड़की है वह बेहद ही भावुक है, बेहद ही कम समझदार है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। वह हमेशा ही कल्पनाओं में खोई रहने वाली बच्ची है, जिसके लिए उसका भविष्य बहुत ही सुखद है। उसका आने वाला भविष्य फूलों की वादियों में है। वह हमेशा इठलाती और इतराती रहने वाली बच्ची है। वह एक ऐसी लड़की है जिसका हकीकत और जीवन की कठिनाइयों से कभी सामना ही नहीं हुआ है, इसलिए वह जीवन की कठिनाइयों के बारे में कभी जानती ही नहीं है। उसके लिए जीवन सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमेशा गाते हुए उछलते कूदते हुए रहने वाली लड़की है। माँ बाप की बहुत दुलारी लड़की है, जिस पर माँ बाप ने भी दुख की कोई छाप पड़ने नहीं दी है। क्योंकि अगर विपरीत परिस्थितियों का सामना उसने किया होता तो उसके भीतर एक समझदारी आती और वो भविष्य को हमेशा सुखद भविष्य के रूप में नहीं देखती। उसे यह मालूम होता कि भविष्य जो है वो कठोर भी हो सकता है। इसलिए अत्यंत नादान, कम समझ, भावुक, उछल कूद करने वाली, हमेशा गाते रहने वाली, हमेशा मन में प्रसन्न रहने वाली और भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित रहने वाली बच्ची हमें दिखाई देती है। ठीक है, भाई हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? बिल्कुल पहली कविता की पहली पंक्ति है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। तो मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है?
मैंने कविता की व्याख्या करते समय आपको बताया था कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत ही गजब का रिश्ता होता है। माँ भी एक जमाने में एक लड़की है, एक बेटी है। अनुभवों का खजाना उसके पास जो है वो समृद्ध होता चला गया और आज वो माँ है और आज उसकी इतनी उम्र हो गई है कि वो खुद एक बेटी को विदा कर रही है। तो जो चीज उसकी बेटी के साथ अब होने वाला है वह उसके साथ बहुत पहले हो चुका है। उसने इस दुनिया की हकीकत को बहुत पहले जान लिया था, है ना। तो उसके पास एक अनुभव का खजाना है। तो उसके भीतर की जो गहराई है वह जानती है कि मेरी बेटी के भीतर भी ऐसी ही भावना है, इसलिए वह अपनी बेटी को बेहतर समझती है। और दोनों की जो निकटता है वो बहुत ही नजदीकी का मामला है। माँ अपनी बेटी के सबसे नजदीक रहने वाली व्यक्ति है और बेटी भी अपनी माँ के सबसे नजदीक रहने वाली व्यक्ति है। इसलिए माँ जब बेटी को विदा करती है तो उसे लगता है कि उसकी सारी कमाई उसके हाथ से जा रही है। भाई अगर माँ का हासिल पूछिएगा तो माँ का हासिल तो यही है ना, उस माँ का हासिल तो यही है कि उसने एक बेटी को पैदा किया, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसे समझदार बनाया और आज वो उसके हाथ से निकल रही है, आज वह जा रही है। तो उसे लग रहा है कि मेरे जीवन की जितनी कमाई है जिसे मैंने इस बेटी के रूप में कमाया था अब वो जा रही है। हालांकि उसका बेटा भी होगा लेकिन वो बेटा तो जा नहीं रहा है, इसलिए वह कमाई तो लुट नहीं रही है। लेकिन ये जो कमाई है, बेटी के रूप में जो कमाई है, वो उसके पास से जा रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीवन भर की कमाई लुट गई, जा रही है। तो माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी पूंजी जो है, मेरी अंतिम पूंजी मेरी बेटी ही थी और वो अब मेरे हाथ से जा रही है। इसलिए माँ को लगता है कि मेरी बेटी जो है अंतिम पूंजी है, इसलिए माँ को बेटी अंतिम पूंजी की तरह लग रही है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप अपने उत्तर को सजाना चाहें तो आप जो है कविता की पंक्तियों से शुरू कर सकते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, बेटी को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि माँ बेटी का दान कर रही है तो उसके भीतर ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं जैसे कि उसे लग रहा है कि वह अपनी अंतिम पूंजी को लुटा रही है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बेटी जो है अब तक के जीवन में हमेशा उसके साथ रहती आई है और माँ के पास बेटी जब से पैदा हुई है तब से अपनी पूंजी की तरह उसने बढ़ाया है, उसे बड़ा किया है और आज वो उसे छोड़कर जा रही है, आज वो उसके हाथ से निकल रही है। इसलिए उसे लगता है कि मेरी सारी जमा पूंजी जो इस बच्ची के रूप में मैंने एकत्र किया था वह अब जा रही है। इसलिए उसे लगता है कि मैं अंतिम पूंजी मेरी लुट रही है। और प्राकृतिक रूप से भी माँ और बेटी दोनों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। माँ की समझ बहुत ही गहरी है, वो अपनी बेटी को उसके पिता से ज्यादा समझती है और बेटी भी अपने पिता से ज्यादा अपने माँ को ज्यादा समझती है, क्योंकि दोनों ही महिलाएं हैं। इसलिए दोनों की अंतरंगता बहुत प्रगाढ़ है, दोनों के संबंध बहुत प्रगाढ़ है। इसलिए माँ जो है उसे लगता है कि वह लुटी पिटी सी महसूस कर रही है अपने आप को। ठीक है, इसलिए माँ जो है बेटी को जब दान करती है तो उसे लगता है कि वह अपनी अंतिम पूंजी भी लुटा रही है। पांचवा, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। मैंने यहां पर लिखा था चारों पांचों सीख जो इस कविता से सीख निकल कर सामने आ रही है, वह सीख मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया था और मैंने एक एक सीख पर आपसे बातचीत की थी, एक एक बात को मैंने आपको बताया था। ये जो संपूर्ण कविता है वो माँ की सीख है। अगर इस कविता का आप दूसरा नाम रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि माँ की सीख, माँ की बेटी को सीख, आप रख सकते हैं इसका नाम। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को सबसे पहली सीख यह दी कि कभी भी सौंदर्य पर मोहित मत होना,
है ना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने जो सबसे पहली सीख दी अपनी बेटी को, वह यह सीख थी कि ऐ बेटी, कभी भी अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना, कभी भी सौंदर्य को ही जीवन में सब कुछ मत समझना, क्योंकि वास्तव में सौंदर्य जीवन में सब कुछ नहीं है। सौंदर्य एक भ्रम है, एक छलावा है, भुलावा है, जिसमें पढ़कर, जिसके भ्रम में पढ़कर महिलाएं जो है भ्रमित हो जाती हैं। इसलिए माँ जो है बेटी को सचेत करती है। फिर आगे कहती है माँ, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ की अगली सीख है कि ससुराल में किसी भी अनहोनी को लेकर वह सजग रहे। ससुराल में अक्सर बेटियों को जलाकर मार दिया जाता है, इसलिए माँ सचेत करती है कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए हमेशा सजग रहना। अक्सर लोग कहते हैं कि रोटी बनाते समय बेटी जल गई, बेटी के आंचल में आग लग गया और बचाते बचाते बेटी जल गई और मर गई, तो यह एक दुर्घटना है। लेकिन माँ के अनुभवों का खजाना इतना समृद्ध है कि माँ जानती है कि यह दुर्घटना नहीं है, यह कारित की गई दुर्घटना है, यह की गई दुर्घटना है, यह प्रायोजित दुर्घटना है। इसलिए माँ अपनी बेटी को दूसरी सीख यह देती है कि ससुराल में किसी भी तरह की तुम्हारे साथ अनहोनी न हो जाए, इसलिए सजग रहना। फिर आगे क्या कहती है माँ? माँ आगे कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और माँ कहती है कि ये जो सुंदर गहने, सुंदर कपड़े, सुंदर साजो श्रृंगार, यह सब कुछ स्त्रियों को कमजोर बनाने के लिए गढ़ा गया है, इसलिए ये बंधन है स्त्री जीवन के। सीधे सीधे माँ कहती है कि शब्द और आभूषण, कह रही है माँ, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस तरह मुंह से बोलकर जो भ्रम पैदा किया जाता है ना, वस्त्र और आभूषण भी भ्रम है। इसलिए कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हारे जीवन के लिए बंधन की तरह है। जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन से इसे निकालकर किनारे कर दो। सजना, संवरना, गहने से लदे रहना, ये बिल्कुल भ्रम है। इस भ्रम में डालकर तुम्हारे समाज का तुम्हारा जो आधा समाज है, पुरुष वर्ग, वो तुम्हें भुलावे में रखता है और तुम्हें सक्रिय समाज में आने नहीं देता है। यह कहती है माँ। तो माँ की यह सीख है। और माँ की अंतिम सीख है। माँ अंतिम सीख देते हुए कहती है, क्या कहती है? माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये अंतिम सीख है। कहती है कि बेटी, लड़कीपन में कोई बुरी बात नहीं है, लड़की होना तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियां भावुक और समझदार होती हैं, समाज को एक साथ लेकर चलने वाली होती हैं, परिवार को बिखरने से बचाती हैं। लेकिन लड़कीपन में जो कमजोरी का एहसास छिपा हुआ है, लड़की होकर लड़कियों के भीतर जो एक कमजोरी का एहसास आ जाता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे लोग परेशान कर देंगे, मुझे किसी का सहयोग चाहिए, ऐसा विचार अपने मन में मत लाना। हमेशा दृढ़ रहना, मजबूत रहना। यह सीख जो है माँ अपनी बेटी को देती है। तो इस तरह से बच्चों, ये जो 5 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पाठ से और तो कोई प्रश्न उभर कर सामने नहीं आता। भाई, माँ की मन स्थिति कैसी है, बेटी की मन स्थिति कैसी है, ये उठ सकता है कि समाज महिलाओं को किस तरह के भ्रम में रखता है। तो आप बता सकते हैं, समाज ने महिलाओं को भ्रम में रखने के लिए उसे सौंदर्य की ओर बढ़ा दिया, उसे गहना पहना दिया कि वह सक्रिय समाज का हिस्सा न बन पाए, वो उसी सौंदर्य और भ्रम में उलझ कर रह जाए। फिर सवाल उठता है कि लड़कियों को किस तरह का होना चाहिए। तो आप स्वयं बताइए कि लड़कियों को सच्चाई और हकीकत से सामना करते हुए इस समाज में जीना चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़कीपन, लड़की होना और लड़की जैसा न दिखना, इस बात का क्या अर्थ होता है, ये भी आप समझ गए हैं, है ना। और धुंधला जो स्वप्न होता है और लयबद्ध और तुकों भरी पंक्तियां और लयबद्ध पंक्तियां, इसका क्या अर्थ होता है, ये भी आप समझ गए। अब देखिए, रचना और अभिव्यक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूरे बहस का मुद्दा है। क्या बहस का मुद्दा है जो अब मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए और यह बहस पूरी दुनिया में होनी चाहिए।
और इस पर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा समाज 21वीं सदी के 20वें वर्ष में जी रहा है और इस स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस पर बदलाव आने की जरूरत है और यह बदलाव बहस से ही संभव है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि दिनों दिन हमारा समाज कहीं ना कहीं और दकियानूस होता चला जा रहा है। जब भी परंपराओं के टूटने का डर लोगों को सताने लगता है तो लोग और मजबूत होने लगते हैं। मैं बहुत सही बात कह रहा हूं आपको। हम ऐसा मानते हैं कि हम 21वीं सदी के 20वें साल में जी रहे हैं बच्चों, लेकिन आज के समाज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समाज और ज्यादा रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा है। और इसका कारण यही है कि जैसे जैसे समाज को लगने लगता है कि अरे ये तो हमारी मान्यता है, इसको हम कैसे तोड़ दें, अरे 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे 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 ये तो सदियों से चली आ रही मान्यता है, इसे हम कैसे तोड़ दें, तो उसे बचाने के लिए समाज जो है और कठोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न है इसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस पर आप बहस करिए, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करिए। देखिए, आपकी दृष्टि में ये सवाल आपसे किया जा रहा है बच्चों, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है? बहुत जबरदस्त सवाल है कि कन्यादान, कन्या के साथ दान की बात करना, कन्या के साथ दान शब्द को जोड़ देना कहां तक उचित है? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या जीवित वस्तु का और वह भी मनुष्य का, भाई एक बार ये हम कह देते हैं कि भाई चलो हमने अपने सारे पशुधन दान कर दिए, हमने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन हम अपनी बेटी को दान कर दिए, हम अपने बेटे को दान कर दिए। आखिर ये हक हमें मिला है तो मतलब क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि किसी की रजामंदी जाने बगैर? और दान करने वाले हम कौन होते हैं? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दान कैसे दे सकता है? इस पर बात होनी चाहिए और इस पर आपको सोचने की जरूरत है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के साथ, कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है। यदि आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मेरी राय तो बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है। हो सकता है कि लोग मुझसे सहमत न हो, मुझसे नाराज हो जाएं कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कन्या के साथ दान की बात से सहमत नहीं हूं। मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। मनुष्य की मनुष्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को बेच नहीं सकता, एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का दान नहीं कर सकता। इसलिए कन्या के साथ दान की बात करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। और इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, क्या नया विकल्प हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बड़ी बहस की जरूरत है। इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए और बहस के बाद किसी एक अच्छे और ठोस नतीजे पर पहुंचने की जरूरत होनी चाहिए बच्चों। तो इस पर आप सोचिए, अपने घर में बातचीत कीजिए, चर्चाएं कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्रांति करने के लिए अभी तुरंत निकल चलना और इंकलाब जिंदाबाद करना है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में एक बहुत ही सार्थक कविता है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, तो बतौर शिक्षक ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि मैं कन्या के साथ दान की बात करने के साथ सहमत नहीं हूं। एक और प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ सकता है, इस पर और ध्यान दीजिए। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। स्त्री को ही सौंदर्य का प्रतीक क्यों बना दिया जाता है? क्यों सौंदर्य स्त्री के ही साथ जुट गया? और स्त्री को जैसे ही हम सौंदर्य के साथ जोड़ देते हैं वह बंध जाती है। तो क्या कहा जा रहा है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, कक्षाएं चलती थीं तो मैं इस पर चर्चा करता था, निश्चित रूप से चर्चा करता था। जो मेरे जो पुराने छात्र हैं वे जानते होंगे कि इस पर हम लोग काफी बातचीत करते थे
कि स्त्री को जैसे ही हम सौंदर्य के बंधन में बांध देते हैं, वो जो है दबाव में आ जाती है और वह भ्रमित हो जाती है। और जैसे ही स्त्री को हम सौंदर्य के बंधन से मुक्त कर देते हैं, वह एक लंबी और ऊंची उड़ान भरती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसने जीवन में कभी सौंदर्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा और बहुत ऊंचाई पर है। तो इसके पीछे जो एक धारणा है, महिलाओं के साथ सौंदर्य बोध को जोड़ देना, सौंदर्य को जोड़ देना। सौंदर्य बोध तो एक अलग चीज होती है। किसी लाल गुलाब, किसी सुंदर फूल, हिमालय के सौंदर्य को देखकर मोहित होना सौंदर्य बोध है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सुंदरता को सब कुछ मान लेना ये उचित नहीं है, और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने दोस्त मित्रों में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा तो अभी चल नहीं रही है। यहां अफगानी कवयित्री मीना किश्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। क्या आपकी कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? देखिए, मैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, ये देखिए यहाँ पे। शायद आप अपने से नहीं पढ़ते, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसे सुनिए, जरूर सुनिए, बहुत ही खूबसूरत कविता है। लड़कियां तो जरूर सुने। मैं एक जगी हुई स्त्री हूं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूं, मैंने अपनी राह देख ली है। मैं एक जगी हुई स्त्री हूं, मैंने अपनी राह देख ली है। अब मैं लौटूंगी नहीं, अब मैं लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, भाइयों, पुरुष समाज को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूं जो पहले थी। भाइयों, अब मैं वह नहीं हूं जो पहले थी। मैं एक जगी हुई स्त्री हूं, मैंने अपनी राह देख ली है। अब मैं लौटूंगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कवयित्री है मीना किश्वर कमाल, अफगानी कवयित्री हैं। इनकी कविताएं बहुत ही खूबसूरत हुआ करती हैं, कहीं मिले तो और पढ़िए। तो इस तरह से ऋतुराज की यह कविता कन्यादान आपके पाठ्यक्रम में था। इसे आज हम लोगों ने समाप्त किया। उम्मीद है आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, आपको आपके विचारों में पैनापन आया होगा। हो सकता है कि आप इन विचारों से सहमत न हो, आपको लगता हो कि नहीं, स्त्रियों की स्थिति ठीक है, स्त्रियों को सौंदर्य जरूरी है, और सारी बातें जो मैंने कही उसके विपरीत अगर आपकी धारणा बनती है तो ठीक है, उस पर आप सोच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल यह कविता यहीं समाप्त होती है। आपको अगर कुछ कहना हो, कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, कुछ समझना हो, तो मुझसे बात करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।